हाय एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। ड्रामे की स्टार्टिंग में ही हमें हमारी क्यूट सी फीमेल लीड मिंची को दिखाया जाता है, जो कि जॉब के सिलसिले में ही बात करने के लिए शहर के सबसे बड़े विलन चिन जैन के पास ही आई होती है। अब यही है हमारे ड्रामे का हीरो। अब वो एक मर्सीलेस मैन है। आते ही उसने देख लिया था एक बंदे ने इसे धोखा दिया था, तो चिन जैन के हाथों तो उसकी शामत आई ही होती है। पहले तो ये मिंची को देख के एकदम सरप्राइज कि लड़की तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। अब वो कह देती है कि मैंने आपकी फैमिली में बहुत सारे लेटर्स लिखे थे, मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला तो जॉब की बात करने के लिए मुझे खुद ही आना पड़ गया। वो हैरान तो होता है कि ऐसी ड्रेसिंग करके भला इंटरव्यू देने के लिए कौन आता है। पहले तो वो इसे अपने क्लोज बुलाता है, जैसे ही बेचारी आती है तो यहाँ पे इसने उसे पकड़ ही लिया था। अब ये कह देती है कि मैं एक ट्यूटर हूँ, कम से कम आपको मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। पहले ही चिन जैन के पास कुछ लड़कियां यही एक्सक्यूजेस बना के इसे सिड्यूस करने के लिए आ चुकी थी, इसलिए वो इसकी बातों पे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करने वाला था। यही कहता है कि तुम्हारी जितनी भी बोली है मैं देने के लिए पैसे तैयार हूँ। ये रोक देती है कि जैसा आप समझ रहे हैं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं एक ट्यूटर हूँ और आपसे जॉब की बात करने के लिए आई थी। अचानक ही इसकी नज़र पड़ती है एक कॉन्ट्रैक्ट पे, जिसके के थ्रू इसे पता चल जाता है कि चिन जैन मेडिसिन का ही बिजनेस करते हैं और इस वक्त ये किसी बैड सिचुएशन से गुजर रहे थे, तभी अपसेट थे। ये उनके पीछे पीछे आती है कि मेरे पास एक आइडिया मौजूद है। जिस तरह का ही इसने एक प्लान बताया था वो हमारे हीरो को तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है। तो समझ आ गई थी कि ये लड़की ऐसी वैसी नहीं है बल्कि बहुत ही क्लेवर है। उसने इसे एक चांस देने का डिसाइड कर लिया था। नंबर देता है और ये भी कहने लगा था कि कल मेरा ड्राइवर खुद ही तुम्हें पिक करने के लिए आ जाएगा, देखते हैं कि तुम टीचर बनने के लायक भी हो कि नहीं। नेक्स्ट डे ही मिंची अपने पूरे टाइम पे चिन जहन के ही नेफ्यू, जिसका नाम क्या है जियाडिंग, उसे पढ़ाने के लिए पहुंची आई होती है। मिस्टर चैंग उसे जियाडिंग के रूम में ही लेके जाने लगे थे और हमारे हीरो ने अभी से ही वॉच देखनी स्टार्ट कर दी होती है कि बाकी ट्यूटर्स की तरह जियाडिंग ने मिनटों में इसे भी यहाँ से भगा ही देना है। लेक्चर तो कंप्लीट कभी वो होने ही नहीं दिया करता है। जैसे ही ये जियाडिंग के रूम में जा रही थी तो देखती है कि आगे से काफी ज्यादा अंधेरा है। वो इसे डराने की कोशिश कर रहा था बट ये नहीं डरने वाली थी, हालांकि उसने काफी सारे ट्रैप्स बिछा के रखे थे। इस पे तो किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता है। वो हैरान तो था कि ये लड़की बाकी सबसे बहुत ही डिफरेंट है। अब कहने लगी थी कि देखो क्यों ना हम दोनों मिलके कोई डील कर लेते हैं, तुम्हें चाहिए एक अच्छी टीचर और मुझे चाहिए पैसे। अब वैसे भी अब रोजाना जो भी लड़कियां आती होंगी उनसे तो तंग ही होगे, मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा दिया करूंगी, कोई भी सख्ती नहीं करूंगी, तो हम दोनों ही कोऑपरेट कर लेते हैं। वो भी मान गया था कि ठीक है। वैसे भी तंग ही आ गया था कि क्या रोज रोज नई टीचरों को भगाना। अब अपना लेक्चर खत्म करने के बाद ये दोनों रूम से बाहर निकलते हैं। अब ये देख के तो हमारा हीरो एकदम सरप्राइज ही रह गया था कि जरूर इस लड़की में कोई ना कोई बात तो है ही सही, जो कि जिया डिंग ने इसे बर्दाश्त कर लिया। अभी एंट्री होती है फैंग की, जो कि डायरेक्टर की ही बेटी है। चिन फैमिली की ही फैंग फैमिली के साथ ही कोऑपरेशन वगैरह भी हुई हुई है, सो इसलिए ही अक्सर चिन जैन का दिमाग खाने के लिए आ ही जाया करती है। अब यहाँ पे हमें इतना भी पता चलता है कि वो चिन जैन को काफ़ी ज़्यादा पसंद तो करती है बट वो उसे कोई खास भाव नहीं देता है। जियाडिंग तो पहले से ही मिंची को वार्न कर रहा होता है कि आप हमारी फैमिली में आ तो गई हैं, आपको इस लेडी से तो हर हाल में बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि आज तक किसी भी लड़की को इसने मेरे अंकल के क्लोज आने ही नहीं दिया है। अब यहाँ पे स्पेशली के जैसे ही फैंग की नज़र पड़ी थी मिंची पे तो एकदम हैरान कि अच्छा तो ये है न्यू ट्यूटर जो कि जियाडिंग को पढ़ाने के लिए आई है। खाने पे ही यहाँ पे चिंजैन ने इसे इनवाइट कर लिया था। वैसे तो चिंजैन को खाने में मीठा पसंद है, लेकिन आज के दिन स्पेशली ही उसने सारी की सारी ये स्पाइसी डिशेस ही प्रिपेयर करवाई थी और वो भी मिंची के लिए। ये देख देख के तो फैंग का जलन के मारे और ज़्यादा बुरा हाल होता है। वो इसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट भी कर रहा था, इसका ख्याल भी रख रहा होता है। अब जैसे ही इसके लिप्स पे खाना लगा देखता है तो वो भी वाइप करने लगा था। अब यहाँ पे तो फैंग की लिमिट्स बिल्कुल ही जवाब दे जाती हैं कि ये क्या बात हुई, मेरे साथ तो कभी इसने ऐसा बर्ताव नहीं किया है जैसे कि उसे ट्रीट कर रहा है। और आज के दिन ही इसे तो बहुत सारे पैसे भी दे ही दिए थे कि तुमने अच्छे से काम किया, हमारी फैमिली में तुम्हारा स्वागत है। ये उसे थैंक यू कह के वहाँ से चली ही गई थी और बाद में ही भागा भागा ही पानी पीने लगता है, क्योंकि आज का खाना वाकई में बहुत ज़्यादा स्पाइसी था।
बाहर आके ही फैंग इसे वार्न करने लगी थी कि मेरे ही बंदे से दूर रहना, तुम समझी तुम। मुझे पता है कि तुम भी उसे सिड्यूस करने के लिए ही आई होगी। अब ये सारी बातें तो चिनजहन और जियाडिंग दोनों ही छत पे खड़े सुन रहे होते हैं। वेल ये भी किसी से कम थोड़ी ना होती है, इसलिए ही फैंग से कह देती है कि मैं इधर सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही आई हूँ, मेरी कोई और इंटेंशंस नहीं है, तुम्हारे क्रश पे थोड़ी ना मैंने डोरे डालने हैं। अब ये सुन के यहाँ पे हमारा हीरो तो स्माइल ही करने लगा ताकि वाओ इसे जवाब देने भी आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग गर्ल है ये। अब ये तो हंस के उसे कह देती है कि ठीक है, वैसे मुझे पता चला है कि तुम्हारा एक फ्रेंड जिसका नाम क्या है लू, वो एक मूवी बनाना चाहता है। सो कल ही मेरे यहाँ पार्टी है, अगर हो सकता है कि तुम लोगों के वहाँ पे कोई इन्वेस्टर मिल जाए, वहाँ पे आना हुआ तो आ जाना। और ये कह के वो तो वहाँ से चली गई थी। पीछे से गुस्सा कर रही होती है कि मैं पैसों की खातिर इस फैमिली में आ तो गई हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस फैंग नामी लड़की से भी मेरा कोई वास्ता पड़ेगा। पता नहीं अब आगे कौन से ही मुश्किलात को मुझे फेस करना पड़े। रात को ही हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे ही एक इन्वेस्टर जिसका नाम के है यांग इन दोनों तक अप्रोच हासिल करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा ध्यान मिंची पे ही होता है और वो भी गंदी नज़रों से उसे देख रहा था। ये देखते ही लू से बर्दाश्त नहीं होता है, वो तो ऐसे पर्सन से कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहता था। उसे गुस्सा आ रहा था कि ये मेरी फ्रेंड के बारे में ऐसी फजूल बातें कैसे बोल सकता है। यही देखते देखते ही ऊपर से फैंग की भी एंट्री हो ही गई थी। खैर वो भी बातों ही बातों में इसे बुरा भला तो कह देती हैं। अब लू तो बेचारा बस बर्दाश्त ही करता रह जाता है कि इनसे क्या ही बहस करनी। अब ऊपर से ही हमारे हीरो की भी एंट्री हो ही गई थी। अब इस पार्टी में वो मिलने के लिए तो इससे आया ही था। ये खुशी से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, बट वो फैंग का हाथ एक बहाने से साइड पे कर देता है। जैसे ही मिंशी की नज़र पड़ी थी तो उसे आइडिया आता है कि हम इसे ही यूज़ करके अपने लिए एक इन्वेस्टर तलाश कर सकते हैं। फ़ौरन से ही ड्रिंक के लिए कहने के लिए ही अब पहुंच आई थी चिनजैन के पास। ये देखते ही सारे लोग कहने लगते हैं कि लगता है ये दोनों बहुत ज़्यादा ही क्लोज़ हैं। हालांकि इसके पास तो कभी कोई लड़की गई ही नहीं है, ज़रूर मिंशी में बात तो होनी ही है कोई। यही देखते देखते ही एक आदमी आके मिंशी से पूछने लगा था कि वैसे आप इस वक्त मिस्टर शिन से क्या बात कर रही थी। तो ये आगे से कह देती है कि मूवी के हवाले से ही कुछ डिस्कशन वगैरह कर रहे थे। हमारा हीरो तो ये सब कुछ देखते हुए वहाँ से चलता बनता है। यहाँ पे इसे गुस्सा आ रहा था कि आखिर को मेरे अलावा ये मिंशी के क्लोज जाने की कोशिश कर तो कर कैसे सकता है। अब मिंशी को बाहर जाते हुए ही इसने देख लिया था, सो फौरन से ही चिनचैन उसके पीछे पीछे आ जाता है। वो गिरने वाली होती है कि ये उसे पकड़ लेता है। अब कहने ही लगा था कि तुमने मेरा यूज़ किया है ना, आज तक किसी भी लड़की में इतनी हिम्मत नहीं हो पाई है कि वो मेरा इस्तेमाल कर सके। ये भी कह देती है कि हाँ ठीक है, मैंने आपका यूज़ किया है, लेकिन लग रहा है कि आप मुझसे नाराज़ नहीं है, वरना के आके मुझे यूँ पकड़ के ना खड़े होते। वो तो इसकी ब्रेवनेस को देख के और इम्प्रेस होके रह जाता है कि वैसे तुम तो बहुत ही ज़्यादा शार्प टंग हो। ये भी आगे से ही थैंक यू बोल के वहाँ से चलती बनती है। इसके पीछे पीछे ही फैंग आ गई थी कि कहीं तुम मेरे आने का तो वेट नहीं कर रहे थे। ये उसे फुल इग्नोर करता हुआ वहाँ से चलता ही बनता है। नेक्स्ट डे ही जैसे ही जियाडिंग को पढ़ाने के लिए आई थी कि देखती है कि वो अभी तक अपने बिस्तर में पड़ा सो रहा है। पहले तो उसे कहती है कि मैं 3 तक काउंट करती हूँ, अगर तुम ना उठे ना तो फिर ज़बरदस्ती मुझे तुम्हें उठाना पड़ेगा। इसके 3 तक काउंट करते ही जियाडिंग नहीं उठता है तो इसने ये वाली स्टिक तो उसकी बैक पे ही दे मारी थी। अब यहाँ पे तो हमारा हीरो ही था, वो जैसे इसे पकड़ता है इसी बीच ही कोइंसिडेंटली इनकी किस हो गई थी। ये वाला सीन तो जियाडिंग ने भी देख ही लिया था। अब उसने तो इसकी चेस्ट पे ही हाथ रखे होते हैं, एहसास होते ही एक्सक्यूज़ करती हुई नीचे ही आके बैठ गई थी। अब पहले तो वो इसे उठाता है और पूछने लगा था कि अब बताओ कि ये स्टिक तुमने क्यों मारी है, और वो भी मेरे नेफ्यू को मारने की कोशिश कर रही थी। ये कह देती है कि मैंने तो ऑलरेडी कहा था कि काउंटिंग करूँगी, अगर ना उठे तो फिर मुझे ही तुम्हें उठाना पड़ेगा। वैसे नहीं पता था कि आप इधर सोए हुए होंगे। आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ये तो जियाडिंग का रूम है ना। वो बता देता है कि रात को जियाडिंग की तबीयत ख़राब हो गई थी, वो मेडिसिन नहीं ले रहा था तो इसलिए मजबूरी में मुझे यहाँ पे आना पड़ गया। जैसे से पता चला था कि जियाडिंग ने मेडिसिन नहीं लिया है, इसे उसकी चिंता ही होने लगी थी।
अब इसने तो उसके लिए फ्रूट पॉरिज बना के उसमें मेडिसिन डालने का डिसाइड कर लिया था। पीछे से ही हमारे हीरो आ जाता है कि कहीं तुम जियाडिंग को पॉइजन देने की तो कोशिश नहीं कर रही हो। ये कह देती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो उसमें मेडिसिन मिला के उसे दूंगी, उसे अच्छा लगेगा। और जो पॉरिज इसने बनाया था वो तो हमारे हीरो को भी देता है। पहले तो इसने गरम गरम खा लिया था, उसके देखने पे ऐसे फील करवाता है कि जैसे कि इसे कुछ हुआ ही नहीं है। और उसके जाते ही बेचारे की हालत ख़राब। अब वो पॉरिज वाकई में यहाँ पे जियाडिंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होता है, वो इसे थैंक यू ही बोलने लगा था। ये अब ये खाने के बाद ही उसे होमवर्क करने को ही बोल रही होती है। इधर हमारे हीरो को तो वो फ्रूट पॉरिज इतना ज़्यादा पसंद आया था कि बस जो भी पड़ा होता है सारा का सारा इसने ख़त्म कर दिया था। चाहे मिस्टर चैंग को भी जो भी मिला होता है ये तो उन बटलर अंकल से भी लेते हुए वहाँ से भाग ही गया था। मिंची के घर के बाहर ही ना सिर्फ चिनचैन बल्कि उसके साथ साथ जियाडिंग पहुंचा हुआ था कि मैं अपनी टीचर को खाने पे इनवाइट करना चाहता हूँ। आखिर को उन्हीं की वजह से ही, क्योंकि उन्होंने मुझे पॉरिज बना के दिया था, मैं बिल्कुल ठीक हुआ हूँ। वैसे अंकल आपको तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे तो अंकल चियान ही छोड़ देते। ये कह देता है कि नहीं नहीं, जाओ बेटा तुम जाके उन्हें खाने पे इनवाइट कर लो। इसे तो समझ आ गई थी कि ये सारा मामला ज़रूर लव का ही होना है, वरना कि अंकल खुद एक लड़की को खाने पे इनवाइट करने के लिए कैसे आ सकते थे। मिंची तो जियाडिंग को देख के एकदम हैरान ही रह गई थी कि इतनी रात को इधर क्या कर रहे हो तुम। पर वो बता देता है कि आपकी वजह से मैं ठीक हुआ हूँ, इसलिए डिनर पे ही इनवाइट करने के लिए आया था। अब दोबारा से ही कोई डोर नॉक करता है, ये जैसे ही ओपन करती है तो सामने से वही यांग था, वही वाला इन्वेस्टर। अब आते इससे बदतमीजी करने लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा ड्रंक भी होके रखा हुआ था। ये सब कुछ देख के जियाडिंग इसे बचाने की कोशिश करता है, बट इन साहब ने तो उसे भी धक्का दे दिया था। इसी बीच ही बेचारी मिंची को भी चोट ही आ गई होती है। वेल वो इसे इससे पहले कि ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता, जिन जैन ने आके ही इसकी अच्छे से दुर्गत बना दी थी। ये देखते ही यांग साहब तो फौरन से ही वहाँ से फुर हो जाते हैं। उसे मारना चाहता था बट वो मना कर रही होती है। अब जैसे ही नोट करते हैं कि इसके पाँव पे अच्छी खासी चोट आई रखी है। अब ये उसे रूम में ही ला के मेडिसिन लगाने ही लग गया था। नोट तो करता है कि इसे पेन हो रही है बट वो फील नहीं करवा रही। इसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि अकेली रहती है, तो इसलिए ही आए दिन कोई ना कोई तो इसे परेशान करता ही रहता होगा। मिस की नेक पे भी चोट लगी हुई थी। हमारे हीरो मेडिसिन लगाने के साथ साथ जैसे ही ब्लो करने के लिए इसके क्लोज आता है, तब तो मिंची की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो गई थी। यही देखते देखते ही जियाडिंग की एंट्री हो जाती है कि ये क्या बात हुई अंकल, आपने मुझे लगाने के लिए ये बॉयल एग दे दिए, इनके मेडिसिन का तो पूछा तक नहीं, और मेरी टीचर को तो यहाँ पे मेडिसिन लगाने ही बैठ गया है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। ये सुन के ही मिंची तो स्माइल ही करने लगी थी। यहाँ पे मन में ये भी सोच रही होती है कि इसके खिलाफ जो भी रूमर्स फैले हैं कि ये बहुत ही बैड विलन है, लेकिन इतना भी बुरा इंसान नहीं है ये। अब बाद में यहाँ से वापसी पे इसे कह रही होती है कि वैसे बच्चों को सिखाना तो हमारा ही काम होता है, इसके सामने फाइटिंग वगैरह मत किया करे वरना ये यही सीखेगा। ये सुनते ही जियाडिंग कह देता है कि बिल्कुल सही किया इन्होंने यांग के साथ, मैं होता ना तो उसकी हड्डियाँ वगैरह तो तोड़ ही देनी थी। अब फ़ौरन से ये उसे चुप रहने को बोल देता है, और यहाँ पे उसकी बात समझ गया था कि ठीक है आइंदा के बाद मैं बच्चों के सामने बिल्कुल भी फाइट नहीं करूँगा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब नेक्स्ट ही दिखाया जाता है कि उसके सामने ना सही मीन के जियाडिंग के सामने, वैसे तो इन दोनों ने ही मिल के इधर यांग को पकड़ ही लिया था। उससे पूछ रहे होते हैं कि ये काम तुमने किसके कहने पे किया था। अब इन्हें मालूम होता है कि ये तो फेंग का कज़न है। अब ये कह देते हैं कि वैसे आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, मुझे ये सब कुछ फेंग ने कहने को बिल्कुल नहीं बोला था, बल्कि मैं काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गया था, और वैसे भी पार्टी में तब मुझे मिंची अच्छी लगी थी, मैं बस उसका दिल जीतने के लिए ही पहुंचा था उसके घर पे। ये सुनते इसे गुस्सा आ जाता है कि क्या दिल जीतने के लिए, मतलब कि किसी को फोर्स करना तुम्हारे यहाँ ये कहने का मतलब होता है। अब मिंची से कह देता है कि इसे जो भी तुम पनिश करना चाहती हो कर सकती हो। अब पहले तो वो कह देती है कि इसे मारते नहीं है, यही सही है कि ये जाके जिसने भी इसे ये काम करने को बोला है उसे बता दे कि आइंदा के बाद ये मेरी गर्ल मीन के मेरी फैमिली की जो भी मेंबर है उसे टच करने की ज़रा भी हिम्मत ना करे। और यहाँ पे इसकी ड्रिंक में वही वाली पिस्टल की गोलियां वगैरह मिला के इसे पीने को दे देता है। इसके साथ साथ इसकी कुछ हड्डियां वगैरह भी उसने तोड़ी दी थी। अब यांग साहब पहुंच होते हैं फेंग के पास के तुम्हारे कहने पे मैं उस लड़की को परेशान करने के लिए गया तो था ही सही, लेकिन देखो उन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया। ये देख के ही फेंग को गुस्सा आ रहा होता है कि तुमसे एक लड़की निपटाई नहीं गई, पता नहीं क्या बनेगा तुम्हारा।
इसे कुछ पैसे वगैरह दे देती है कि ये सिटी छोड़ के ही नेक्स्ट सीन में ही हमें दिखाया जाता है कि फैंग मिंची से अपोलोजाइज करने के लिए ही आ गई थी कि मैं मानती हूँ कि मेरे कज़न की वजह से तुम्हें इतनी ही परेशानी से गुजरना पड़ गया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। खैर कोई नहीं है, कंपनसेशन के तौर पे मुझे पता है कि आप लोग जो मूवी बना रहे हो उसके लिए एक्ट्रेस तो चाहिए ही सही। मेरी एक फ्रेंड है डिंग, से इंट्रोड्यूस करवा दूंगी मैं आपको। ये सिर्फ और सिर्फ चिंजैन के सामने ही अच्छा बनने का नाटक कर रही थी और यही कहते हुए वहाँ से चली जाती है कि वो तो अब मुझसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हुआ होगा ना। अब ये तो जान गया था कि मेरी वजह से ही फैंग ने अपने कज़न से ही कहा होना है कि वो जाके इसे परेशान करे, इसलिए कह देता है कि मैं तुम्हें कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ, बस बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए। वो तो आगे से इससे और पैसे मांग देती है कि मेरे लिए तो वही बहुत है। ये सुनते ही ये स्माइल करने लगा था कि वाह, इसे तो हर वक्त बस पैसों की ही पड़ी होती है। अब नेक्स्ट डे हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम के है जियांग डोंग। ये है हमारे हीरो का राइवल, एक तरह से कंपटीटर भी कह ही सकते हैं। अब जो कि ये डिंग से मिलने के लिए आए थे, सामने से ही जियांग डोंग को देख के इसका फ्रेंड लू कह रहा होता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता है, ये और चिन दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही बड़े दुश्मन हैं। जहाँ पे कि ये हो वहाँ पे चिन नहीं होता और जहाँ पे कि चिन हो वहाँ पे ये साहब नहीं पाए जाते हैं। लेकिन हाँ, जो भी लड़की जिनके क्लोज जाने की कोशिश करती है, इसने हर मुमकिन कोशिश की है कि वो उससे छीन ही ले, तो वो तो इसे देखते ही रह गया था। जियांग डोंग खुद से भी इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है और फिर इसके बाद मिंची का तो हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। लू ही आके इसकी मदद करता है। ये तो कहते हैं कि अभी तक फैंग नहीं आई है, उसने ही हमें डिंग से इंट्रोड्यूस करवाना था, चलो कि हम यहाँ से चलते हैं। ये देखते ही फ़ौरन से ही वो इसे रोक देता है कि ये वाला रेस्टोरेंट मेरा है, आप लोग आए तो अपनी मर्ज़ी से हो बट यहाँ से जाओगे मेरी मर्ज़ी से। अब दोनों क्या करते, मजबूरी में इन्हें बैठना ही पड़ गया था। जैसे ही जियांग डोंग इसके क्लोज आने की कोशिश करते हैं कि वैसे चिन में क्या रखा है, मैं उससे ज़्यादा बेटर हूँ। सब कुछ देख के डिंग को अच्छा नहीं लग रहा होता है। एक्चुअली में वो जियांग डोंग को पसंद करती है। अब वो किसी और लड़की के क्लोज जाए, इससे कहाँ बर्दाश्त हो सकता था। इसने तो इनकी मूवी में काम करने से मना कर दिया था और फ़ौरन से ही वहाँ से चलती बनती है। ये बेचारे अब कहाँ रुकने वाले थे, जा ही रहे होते हैं कि वो रोक देता है। अब जियांग डोंग तो यही चाहता था कि तुम चिन के यहाँ काम मत करो, बल्कि हाँ मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगा, अगर मेरी तरफ आना चाहती हो तो बिल्कुल आ सकती हो। और वैसे भी जो वो फैंग लड़की है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बुरी है, उससे जितना दूर रह सकती हो उतना ही दूर रहना। ये कह देती है कि मुझे उससे दूर रहने की क्या ज़रूरत है, मैं तो सिर्फ गुड इंटेंशंस के लिए चिन फैमिली में एंटर हुई हूँ, मेरा जो काम है मैं बस वही करती हूँ। इन दोनों की सारी बातें फैंग और चिनजैन ही खड़े सुन रहे थे। फैंग ही चिनजैन को यहाँ पे लाई होती है। जियांग डोंग ने तो कह दिया था कि अगर तुम वाकई में यहाँ से जाना चाहती हो तो ये ड्रिंक किए बिना बिल्कुल नहीं जा सकती हो। यही देखते देखते ही ऊपर से एंट्री हो गई थी चिनजैन की कि तुम कौन होते हो ये सब कुछ कहने वाले, और वैसे भी वो मेरी गर्ल है, उससे दूर ही रहना जितना बेहतर हो सकता है उतना ही। वो भी कह देते हैं कि ठीक है, अगर तुम उसे इतना ही प्रोटेक्ट कर रहे हो तो उसकी जगह पे तुम क्यों नहीं ये वाइन पी लेते हो। मैं उसे रोकने की कोशिश तो करती ही है, बट वो इसका हाथ पीछे करके जो भी ड्रिंक्स वगैरह पड़ी थी सारी की सारी ही पी जाता है। अब यहाँ पे जियांग डोंग तो सोचने ही लगा था कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, वरना कि आज तक किसी की भी साइड इन मिस्टर ने नहीं ली है जितना कि मिंची तुम्हारी ले रहे हैं। फैंग को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि ये क्या बात हुई, इसकी खातिर ही उसने इतनी ज़्यादा वाइन पी ली। मिंची को चिनजैन की फिक्र हो रही थी कि उसने मेरी खातिर ही इतनी ज़्यादा ड्रिंक की है, सो मिल्क एंड ग्रेप्स लेके ही पहुंची होती है। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा जो ख़राब होके रह गई थी। यही कहती है कि आप ग्रेप्स खा लेंगे ना तो मुझे लगता है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो कह देता है कि मेरा हैंगओवर उतारने के लिए ग्रेप्स किस काम के हो सकते हैं, और वैसे भी इन्हीं ग्रेप्स की वाइन बनती है। वो कह देती है कि नहीं, ये वो ग्रेप्स नहीं होते बल्कि वो कोई और होते हैं। ये कह देता है कि अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ, वैसे भी मेरे हाथ गंदे हैं, क्या तुम मुझे खिला दोगी। वो भी इसे खिलाने ही लगी थी। वो तो जस्ट इसे टीज ही कर रहा था, उसके हाथ कहाँ गंदे होते हैं। बाद में वो फिर खुद ही खाने लग गया था। अब जैसे ये उसे मिल्क देने की कोशिश करती है तो इसी बीच ही दूध के सारे छींटे इसके कपड़ों पे ही गिर गए थे। वो उसे साफ करने की कोशिश कर रही होती है। अब जैसे वो उसे टच करती है तो वो अपने इमोशंस पे अब मज़ीद कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, फ़ौरन से मना कर देता है।
किसी की आहट सुन के ये तो मिंची को छुपाने ही लगा था कि ऐसे ही खामखा में मेरे साथ इस लड़की को देख के इसकी रेपुटेशन ही ख़राब ना हो जाए कि कहीं वो लोग रूमर्स ही ना फैला दें। अब उस आदमी को तो जो कि यहाँ पे आया था इसने वहाँ से भेज ही दिया होता है। इसी बीच ही इसकी ईयररिंग उसकी शर्ट के साथ ही फंस गई थी। ये बड़े प्यार से ही निकाल के फिर उसे दे देता है। बातों ही बातों में चिनचैन ने मिंची को अपने घर पे ही शिफ्ट होने का बोल दिया था कि तुम्हारे लिए यही ठीक रहेगा, वरना ऐसे ही हमारी फैमिली की वजह से ही तुम्हें लोग परेशान करने के लिए आते ही रहेंगे। दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं तो लू इसका फ्रेंड इसके आने का ही वेट कर रहा था। अब जैसे उसे पता चला था कि ये चाहता है कि ये इसके घर पे शिफ्ट हो जाए तो वो अपनी फ्रेंड से कह रहा होता है कि यही बेहतर रहेगा। वैसे भी जिन फैमिली में काफ़ी सारे गार्ड्स हैं, सो इस तरह से तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अब तभी ये सुनते सुनते ही पीछे से चिनचैन आ जाता है कि तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें बिल्कुल सही मशवरा दे रहा है। इसने जैसे उसे साइड पे किया था तो दोनों क्लोज हो जाते हैं। खैर वो तो अब इसे कल ही अपने घर शिफ्ट होने का बोल के वहाँ से चलता बनता है। अब ये मैडम तो यही समझ रही थी कि वो अभी तक ही ड्रंक होगा, सो इसी मौका का फ़ायदा उठा के उसके क्लोज आने की कोशिश करती है। बट ये फैंग को खुद से दूर रहने का ही बोलने लगा था। अब फैंग तो यहाँ पे यही कहने लगती है कि वैसे उस लड़की में क्या ख़ास बात है तो एक गरीब सी ही ने। हमारी फैमिली की बात करो, हमारा इतना ज़्यादा बड़ा बिजनेस है, अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो फ्यूचर में तुम्हें ही प्रॉफिट होगा ना। वो कह देता है कि मुझे प्रॉफिट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किस लड़की को पसंद करूं या ना करूं, इस बात का आखिर को तुमसे क्या लिंक हो सकता है। यही सुनना था कि ये तो रोने ही लग गई थी। ये चाहे जितनी भी कोशिश कर लेती कभी भी चिनचैन के तो दिल में अपनी जगह बना ही नहीं सकती थी। वैसे भी चिपकू सी होती है, वो बार बार कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, बट ऐसे ही खामखा में उसके पीछे ही पड़ी हुई है। घर पे आके इसकी पैकिंग वगैरह में लू ने हेल्प कर दी थी। साथ ही साथ एक स्प्रे भी रखता है कि जब भी अगर तुम्हें चिनचैन परेशान करने के लिए आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये स्प्रे उस पर कर देना, देखना कि उसके बाद उसकी कैसी हालत ख़राब होती है। चिनचैन को तो फैंग बचपन से ही पसंद करती आई थी। अब इतनी आसानी से तो वो किसी और लड़की के हाथों चिनचैन को नहीं दे सकती थी। इसलिए ही अब मिंची से निपटने के लिए इसने फुल प्लान बना के ही रखे हुए थे। चिनचैन तो वाकई में बहुत ज़्यादा ही मिंची को पसंद करने लगा था। जैसे ही ग्रेप्स को देखता है तो इसे मिंची की याद आने लगी थी। आगे वाले ग्रेप्स तो जियाडिंग को भी खाने नहीं देता। अब जैसे उसे पता चला था कि कल ही टीचर हमारे साथ रहने के लिए आ रही हैं, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। नेक्स्ट डे मिंची की एंट्री हो ही गई थी और वो इसे बहुत ही जोशो खरोश के साथ उसका रूम ही दिखा रहा होता है और ये कहने लगा था कि मेरा अंकल का एंड आपका, हम तीनों के रूम से एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैंने कहा तो था अंकल को कि आपको नीचे वाला रूम दे दिया जाए, बट उन्होंने साफ मना कर दिया था। वैसे अजीब ही बात है, आपने कोई ना कोई ख़ास बात तो है ही सही जो कि अंकल ने आज पहली दफ़ा ये एक लड़की को हमारे घर में रहने की इजाज़त दी है। अब भागा भागा अंकल के पास भी आता है कि मैंने टीचर को उनका रूम दिखा दिया और दोनों को इस साथ में छोड़ के वहाँ से फिर चलता ही बनता है। ये उसे खुद के लिए फ्रूट पॉरिज बनाने को ही बोलने लगा था। वो भी मान जाती है कि ठीक है मैं ज़रूर बना दूँगी। और तभी इसके लिए पॉरिज लेके फैंग की एंट्री होती है और उसके वाला तो इसने लेने से साफ मना कर दिया था। अचानक ही जियाडिंग की नज़र पड़ती है कि अंकल की शर्ट पे एक लिपस्टिक का निशान है। तो ज़रूर रात को जो वो ड्रंक हो गए थे उनके साथ मेरी टीचर ही होनी है। अब यही शर्ट अंकल को दिखाने के लिए आता है कि आपने मेरे लिए आंटी ढूंढ लिया और इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, वो कौन है। ये सुनते ही फैंग तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हैप्पी दिख रही थी कि असल में ये तो गलती से मुझसे ही छूट गया था रात को। ये देखते ही ये हैरान होता है कि अच्छा, तो मैंने समझा था कि शायद के टीचर ही होंगी इनके साथ, लेकिन फैंग मैडम कहाँ से पहुँच गई थी इनके रूम में। ये तो कह देती है कि ये शर्ट मैं खुद ही चिनचैन को धो के दे दूँगी, बट वो फेंक देता है कि मैं एक दफ़ा जो चीज़ यूज़ कर लेता हूँ मुझे दोबारा उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं रहती है। वो इसके क्लोज़ आके बैठती है, ये उससे दूर भागता है और यहाँ पे कहने ही लगा था कि कितनी दफ़ा मैंने मना किया है ना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, बट ऐसे ही खामखा में दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए आ जाती हो। अब इतनी बातें सुनने के बाद ही इन मैडम पे तो कोई भी असर नहीं होने वाला था। ये उसे कह रही होती है कि इस लड़की को तुमने अपने घर में ठहराने की इजाज़त तो दे दी है, तुम्हें पता है क्या लोग इस बारे में क्या कहेंगे, बहुत सारी बातें बनेंगी। वो कह देता है कि कोई कह के तो दिखाए, मैं उनके हाथ पाँव ना तोड़ दूँ, आइंदा के बाद कोई इसे बुली करने की कोशिश तो नहीं करेगा ना। अब हालांकि वो फैंग के साथ बहुत ही रूडली बात करता है। अब जब बात करने की बारी आती है मिंची के साथ
तो उसकी टोन ही चेंज हो जाती है, बहुत ही प्यार से ही कहने लगा था, इवन के खुद को इनोसेंट प्रूव करने की भी कोशिश करता है कि रात को फैंग उसके साथ नहीं थी। ये हैरान तो होती है कि आखिर को ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हैं। खैर यहाँ पे इतना सब कुछ सुनने के बाद ही अब ये मैडम तो वहाँ से चलती ही बनी थी। अब जैसे ये उसने उसे बताया था कि मैंने कल लू के साथ ही मूवी की बात करने के लिए जाना है एक इन्वेस्टर से, तो वो कह देता है कि मिस्टर चियान तुम्हें वहाँ पे छोड़ देंगे, ज़्यादा भी टेंशन मत लेना। अब जैसे ही अपना चार्म वगैरह दिखाने के लिए मिंची के क्लोज आता है, वो तो इसमें कोई भी खास इंटरेस्ट ले ही नहीं रही थी। इसी बात की तो जिनजैन को ज़्यादा हैरानगी होती है कि ये तो अलग ही लड़की है। इन दोनों को साथ में जियाडिंग ने देख लिया था। खैर वो खुद भी यही चाहता है कि मेरे अंकल की लाइफ में मिन आ जाए तो ये मेरे लिए भी बेहतर ही होगा। रात को तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए अंकल के पास आ ही गया था। यही कहता है कि मैंने सोच लिया है कि क्यों ना मिंजी को अपनी स्टेप मॉम बना लूँ। ये सुनते ही वो तो एकदम शॉक्ड ही रह गया था कि ये क्या बात कर रहे हो तुम। और वैसे भी क्या तुम्हें पता है कि अगर मिंची को पता चल गया कि तुम्हारे डैड कितने ज़्यादा केयरलेस हैं, क्या वो उनकी लाइफ में कभी आएगी? तुम्हारे डैड ने तो तुम पे कभी तवज्जो दी ही नहीं है, हमेशा मेरे साथ ही रहे हो तुम। कहते थे कि ठीक है मेरे डैड को छोड़ें, अगर आप वाकई में मिंची को पसंद करने लगे हैं तो उसका दिल जीत क्यों नहीं लेते हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो मैं अपने डैड के बारे में जो भी बात कर रहा था उसे भूल ही जाऊंगा। ये तो जानबूझ कर ही कह रहा होता है कि अंकल जल्द अज जल्द अपनी फीलिंग्स की कन्फेशन उससे कर ही दें। मूवी की बात करने के लिए ये लू के साथ जिस इन्वेस्टर के साथ आई होती है, इन दोनों को तो जियांग डोंग ने भी देख लिया था। अब वो ठरकी से बंदे इससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब बाद में उसे पता नहीं चलता है कि वो फिलहाल जिसका पाँव पकड़ी बैठा है वो कोई और नहीं लू ही है। लू को तो गुस्सा आ गया था कि ये क्या हरकत कर रहे हैं आप। फिर वो आगे से उठ खड़ा होता है कि तुमने अभी मुझसे क्यों बदतमीजी की है। इससे पहले कि ये मिस्टर उस पर ड्रिंक गिराते जियांग डोंग ने आके इनकी हेल्प कर दी थी। जियांग डोंग की भी सिटी में वैल्यू थी, वो भी एक विलन ही होता है। उसे देखते ही ये मिस्टर तो वहाँ से भाग ही गए थे। अब इनसे कह रहा होता है कि मैंने देखा है कि आप लोगों को अपनी मूवी के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये दोनों ही मना करके जाने लगे थे कि वो कह देता है कि मैं आप लोगों का लाइफ सेवर हूँ और आप मुझे ऐसे इग्नोर करके कैसे जा सकती हैं। जो ऑफ़र दे रहा हूँ इतनी अच्छी तो है, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हैं। उसे जान छुड़ाने के लिए जो स्प्रे इसने रेडी किया था, ये फ़ौरन से ही उसे पकड़ा के वहाँ से भाग ही गया थे। बाद में ये खुशी खुशी वो परफ्यूम यूज़ करने की कोशिश करता है, बट सारी की सारी मिर्ची इस बेचारे की आंखों में ही चली गई थी। आज के दिन ही जिनजैन की बर्थडे थी और फैंग मैडम की एंट्री हो ही गई थी और आते ही कुछ सर्वेंट्स को सही से काम करने के लिए बोल रही होती है, इवन कि उन बेचारों को डांटने भी लगी थी। ये सब कुछ तो जिनजैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि मेरे घर में आके ऐसे हीरोपंती मत दिखाया करो, मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है। अब जैसे ही ऊपर से मिंची रेडी होके आई थी, हमारा हीरो तो बस इसे देखते ही रह गया था। इसे तैयार करने वाला कोई और नहीं बल्कि जिया डिंगी था। इसकी ड्रेस उसी ने ही सिलेक्ट की थी। अब अपने यहाँ आए सारे गेस्ट्स का बहुत ही अच्छे से वेलकम कर ही रहा होता है कि जियांग डोंग की भी एंट्री हो ही गई थी। वो स्पेशली आया तो मिंची से मिलने के लिए ही था। इसे जो भी गिफ्ट देता है ये तो उसे वापस ही कर देता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। कहता है कि ठीक है मिंची को बुलाओ, मैंने उससे कोई बात करनी है। मिंची और जियाडिंग दोनों ही इससे छुपने लगे थे। ये इधर उसे वहाँ से चले जाने को ही बोल रहा था और ये भी कहता है कि मेरी गर्ल से दूर रहना। अब जैसे ये कहता है कि वैसे क्या तुम्हें पता है कि कल ही हम दोनों की मुलाकात हुई थी और उसने मुझे एक परफ्यूम भी गिफ्ट किया था, क्या तुम्हें अपनी बर्थडे का गिफ्ट मिल गया उससे? इसका तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। अब इसे मसरूफ़ देख के फ़ौरन से इसके पास फैंग की एंट्री होती है। मीन के चुपके से ही जियांग डोंग को फैंग ने ही इनवाइट किया था इसके बर्थडे में आने के लिए। मिंची जितना भी छुप लेती, जियांग डोंग की नज़र तो उस पर पड़ी गई थी। वो इसे खुद के साथ ड्रिंक करने को ही बोल रहा था, जो कि मजबूरी में उसे करनी ही पड़ जाती है। जिया डिंग को अच्छा नहीं लगता है, उसने केक इसकी ड्रेस पे ही गिरा दिया था। अब यही देख के हमारा हीरो तो उसकी तरफ थम्स अप करता है कि ग्रेट, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। इन सारी बातों से ही तंग आके बाहरी स्टार्स को देखने के लिए पहुंच आई थी और इसके पीछे पीछे ही चिनजैन की भी एंट्री हो गई थी। अब इसे उसके साथ भी ड्रिंक करनी ही पड़ गई थी। खैर यहाँ पे बता देती है कि कल ही जियांग डोंग से एक्सीडेंटली मेरी मुलाकात हो गई थी। मैं बस आपको बताना भूल गई थी, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि वो स्पेशली मेरे लिए यहाँ पे आया था।
इन सारी बातों को इग्नोर करके उसे खुद को ही गिफ्ट देने को बोलने लगा था। एक लाइटर ही उसने इसके लिए बाय किया होता है। यही कहने लगी थी कि मैंने नोट किया था कि आपका पहले वाला लाइटर नहीं चलता था, सो सोचा क्यों ना न्यू ही बाय कर लूँ। ये कह देते हैं कि वो तो चलता ही था, मैंने कभी इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ। खैर कोई नहीं है, तुमने जो मुझे न्यू गिफ्ट किया है मैं वही अपने पास ही रखूँगा। अब ये तो बड़े ही प्यार से उसे बर्थडे विश भी करती है। यही कहती है कि तुम बस हमेशा ही ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और अपनी लाइफ में खुश रहो। ये स्टार्स एंड मून को देख रही थी और हमारा हीरो सिर्फ और सिर्फ इसे, उसकी नज़रें तो इसी पे ही जमी होती हैं। अचानक इसे चक्कर आने लग गए थे और फिर चिनचैन से पूछ लेती है कि क्या तुमने ड्रिंक में कुछ मिलाया था, मीन के तुम मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे थे। वो कह देता है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो इधर बहुत ज़्यादा ही हॉट फील कर रही होती है। वो इसे उठाता हुआ बैथ टब में ही आके लिटा देता है। ऊपर से पानी भी चला ही दिया था कि अब तुम बेटर फील कर रही होगी ना, अब तुम मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रही हो ना, इसका तो मतलब मैं यही समझूं कि ड्रिंक में तुमने ही कुछ ड्रग्स वगैरह मिला दी होनी है कि मेरी ये ऐसी हालत हो जाए। वो कह देता है कि नहीं, मैं भी तो आखिर को एक इंसान ही हूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग्स हैं। खुद ही मेरे क्लोज आई जा रही हो तो मैं खुद पे कंट्रोल कैसे कर पाऊँ। अब जैसे ही ड्रंक होके इसने उसे किस कर ली थी तो वो भी कह देते हैं कि ठीक है, अगर तुमने ये सब कुछ शुरू किया है तो ख़त्म मैं करूँगा। और बस दोनों ही इधर इंटीमेट ही हो गए थे। अगले दिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे हीरो की आंख खुलती है। वो तो बड़े प्यार से इसे देख ही रहा होता है। जैसे इसके गले में एक आदमी का कफ लिंक नेकलेस देखता है तो कहने ही लगा था कि वैसे ये किसका हो सकता है, क्या ये किसी और लड़के को पसंद करती है। अभी यही सोच ही रहा था कि इतने में ही मिंच की भी आंख खुल गई थी। वो इसे नाराज नाराज ही लग रही होती है कि जैसे कि कल रात को तुमने ही मुझे ड्रग्स दी थी। वो कह देते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो ये तुम्हारे सामने क्लियर करके रहूँगा, मैंने तुम्हें ड्रग्स नहीं दी थी, और वो भी प्रूफ के साथ। फ़ौरन से ही पहले ही कॉल मिला देता है जियांग डोंग को कि कल तुम मेरी बर्थडे में इसलिए आए थे ताकि तुम मिंची को ड्रग्स दे सको और तुम अपने इस प्लान में कामयाब नहीं हो पाए। वो कह देता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बट जो उसकी बात पे कहाँ विश्वास करने वाला था, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने एक आदमी को कह दिया होता है इसने। ये अपने सारे मुलाजमों को बुला के पूछने लगता है कि कल जो मेरे साथ क्या हुए थे तुम लोगों ने, उस पार्टी में कुछ गड़बड़ी की है कि नहीं किया। मुझे सच सच बताओ कि मिंची की ड्रिंक में किसने वो ड्रग्स मिलाई थी। अब तभी इसका एक वफादार मुलाजिम बोल देता है कि वो मैंने किया था, सिर्फ और सिर्फ फैंक के कहने पे, क्योंकि मुझे पता चला था कि आप ही मिंची को पसंद करने लगे हैं, तो मैंने सोचा कि ड्रग्स वगैरह मिलाने के बाद ही वो आपके और ज़्यादा क्लोज आ जाएगी। उस पर गुस्सा करने लगा था कि तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई, पता नहीं चिंजैन अब मेरे बारे में क्या सोचता होगा। इसने नाश्ता वगैरह प्रिपेयर कर दिया था स्पेशली के मिंजी के लिए, लेकिन वो तो साफ़ ही इग्नोर करके वहाँ से चलती बनती है। अभी भी इससे नाराज़ थी, इसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ जा रहा होता, इसलिए फ़ौरन से खुद ही जियांग के पास पहुंचा होता है कि अब बताओ कि किसकी गलती है। जियांग डोंग के मुलाजिम ने अपनी गलती ही एडमिट कर ली थी कि वो सब कुछ मैंने किया था, इसमें मेरे बॉस का कोई कसूर नहीं है। ये तो उस पर गुस्सा करने लग गया था कि अगर इस तरह से मिंची किसी और के हाथों लग जाती तो क्या हाल होता उसका, उसे कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। खैर यहाँ पे ये कह देता है कि देखो मेरे मुलाजिम से गलती हो गई है, प्लीज़ माफ़ कर दो। वैसे ही मैं तुम्हारे साथ एक डील करने के लिए तैयार हूँ, तुम जो मेडिसिन वगैरह बनाते हो उसके लिए तुम्हें जो भी पैसे वगैरह चाहिए या कुछ भी, तो मैं वो हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ये भी उसकी डील को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन हाँ इस आदमी को थोड़ा बहुत पनिश करना तो बिल्कुल नहीं भूलता है कि जो भी तुमने मेरी गर्ल के साथ करने की कोशिश की थी उसका अंजाम तो फिर भुगतना ही पड़ना था। और यही कह के वहाँ से चलता ही बनता है। जियांग डोंग भी सोच ही रहा था कि वैसे उस लड़की में कोई ना कोई ख़ास बात तो है ही सही कि जो जिन खुद चल के हमारे पास आया और आते ही उसने इतना बड़ा स्टैंड भी लिया मिंची के ही लिए। अब जैसे ही इसकी मिंची से मुलाकात होती है तो उसे बता देता है कि देखो उस वक्त जियांग डोंग का एक आदमी था जिसने कि तुम्हें ड्रिंक दी थी, मैंने तुम्हारी ड्रिंक्स में कुछ नहीं मिलाया था। अब इसे थोड़ा बहुत ही गिल्टी फील होने लगता है कि ऐसे ही खामखा में मैंने चिनजैन पे शक किया, असल में तो गलती उसकी थी ही नहीं। इसने अपोलोजाइज करने का भी डिसाइड कर ही लिया था। मिस्टर चंग आते हैं कि ये देखें चिनजैन तो मेरे से भी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, सो क्या आप हेल्प कर देंगी। अब यहाँ पे जैसे ही वो मानती है तो मिस्टर चंग की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। ये फ़ौरन से ही देखने के लिए आ गई थी चिनजैन को।
अब वो इसके सामने जानबूझ के ही इल होने का प्रिटेंड कर रहा था। इसे देखते ही इसे हक भी कर लेता है। अब जैसे ही जिया डिंग की एंट्री होती है तो ये उसे वहाँ से भगा देता है कि वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो भी चला ही गया था, सारी बात समझ चुका होता है। सूप पीते हुए भी जानबूझ के ऐसे फील करवाता है कि जैसे कि मुझसे पिया ही नहीं जा रहा। वो जैसे इसे पिलाने की ट्राई करती है तो इसी बीच ही कुछ उसके कपड़ों पे भी गिर गया था। ये कह देता है कि यहाँ पे क्या तुम वाइप कर सकती हो। अब मिस्टर चैंग को बुलाने के लिए क्या ही जाना। ये भी फिर फ़ौरन से ही एक कपड़े से इसकी बॉडी को ही साफ़ करने लग गई थी। अब वो कह देते हैं कि मुझे तो इस वक्त ग्रेप्स ही चाहिए, और ये कहते ही उसने फ़ौरन से ही इसे किस भी कर दी थी और इसी के साथ ही जानबूझ के बेहोश भी हो जाता है। ये जैसे ही वहाँ से जाती है इसका ब्लैंकेट ठीक करके तो पीछे से इसकी स्माइल देखने वाली। खैर वो इसे टीज जो करने की कोशिश कर रहा था। जियाडिंग ने तो मिंची से कह दिया था कि मैंने आपके रिलेशनशिप को अप्रूव कर दिया है। वैसे अगर आप वाकई में अंकल को पसंद करने लगी हैं तो उसके साथ रिलेशनशिप में आ सकती हैं। ये तो उसे अपना होमवर्क करने का कह के फ़ौरन से ही वहाँ से चली गई थी। नेक्स्ट ही कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए जैसे ही मार्केट पहुंची होती है तो यहाँ की लेडीज़ ही खामखा में ना सिर्फ इसे बुली करने की कोशिश करने लगती हैं, इवन कि इसे बातें भी सुना ही रही थी। अब ये सब कुछ करने के लिए इन्हें डिंग नहीं कहा था, वो जियांग डोंग को लेके इससे जेलिस फील करने लगी थी। इसकी ड्रेस तो ख़राब हो गई थी और आते ही चेंज करने के लिए चली जाती है। इतने में ही इसकी आँख खुल गई थी और चिनजैन सोच रहा होता है कि जो मैंने मिंची को किस की थी वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी। बस उससे मिलने के लिए ही जाने लगा था। जैसे ही रूम में पहुंचते तो वो कह देती है कि क्या आप नॉक करके नहीं आ सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त ड्रेस चेंज कर रही थी। वो आगे से अपोलोजाइज़ कर लेता है। खैर यहाँ पे यही कहने लगा था कि मैंने तो बोला था कि मेरे लिए फ्रूट्स पॉरेज वगैरह बना के लाना, तो वो क्यों नहीं बना के लाई हो। वो उससे किसके बारे में बात करना तो चाह रही थी, लेकिन ये आगे से ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे कैसे कुछ याद भी नहीं है। यहाँ पे इसका लटका हुआ फेस देख के फिर पूछ लेता है कि तुम्हें आखिर को क्या हुआ है। वो आगे से कोई ना कोई बहाना बना देती है कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जिया डिंग ने आके बता दिया था कि अभी भी मार्केट में कुछ लड़कियों ने ही मिंची को बुली करने की कोशिश की है। ये कह देती है कि कोई नहीं, वो सारे मेरे मामलात हैं, मैं खुद ही हैंडल कर लूँगी। आपको उस बात को लेके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसने अपने फ्रेंड के थ्रू पता चला लिया था कि वो सारा किया धरा डिंग का ही था। उसे डिंग के पास जाते हुए चिंचैन ने देख लिया था। वो भी पीछे पीछे जाने लगता है। ये तो लू को लेके डिंग के पास ही आ गई होती है और आते ही इसने उसे थप्पड़ मार दिया था कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि मेरे ही खिलाफ रूमर्स फैला दिए हैं तुमने। इसने तो उसकी अच्छी खासी दुर्गति बना दी थी और ये सारा सीन तो हमारा हीरो भी खड़ा दूर से देख ही रहा होता है। उसने नहीं समझा था कि ये इतनी भी ब्रेव निकलेगी कि जाके सीधी सीधी इन तीनों लड़कियों को अकेले में ही निपटा देगी। मन में तो यही सोच रहा होता है कि बिल्कुल ये भी मेरे जैसी ही है, दैट्स माई गर्ल। कर यहाँ पे इसकी अच्छी खासी तो इसने धुलाई कर ही दी थी और ये गुस्सा अपना लू पे निकालते उसे थप्पड़ मार के अब ये भी कहने लगी थी कि आइंदा के बाद अगर मेरे फ्रेंड के साथ ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश की ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो लू को लेती हुई बड़ी ही डैशिंग तरीके से वहाँ से चलती बनती है। इनके जाते ही चिनजैन की एंट्री होती है, जो कि आते ही इन तीनों को पनिश करने लगा था कि अब से मेरी फैमिली की मेंबर है मिंची, उसके अगेंस्ट जाने की तुम तीनों की हिम्मत हुई तो हुई भी कैसे। वो इन्हें अच्छे से सबक सिखाने के बाद ही फिर वहाँ से चलता बनता है। ये अब जैसे ही घर पे आती है तो इसके हाथ पे चोट के निशान जिया डिंग के साथ साथ हमारे हीरो ने भी देख लिए थे। वो इसे बिठा देता है और जो अभी अभी इसकी न्यू मेडिसिन लॉन्च भी नहीं हुई थी, पहले ही तजर्बा इस पे करने लग गया था और उसे लगाते इसे बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। ये स्पेशली उसने मिंची के लिए ही बनाई थी। जब उसने फर्स्ट टाइम इसके ज़ख्मों पे वो मेडिसिन लगाई थी तो उसे दर्द हुआ था, तो उसने डिसाइड कर लिया था कि अब से मैं ऐसी मेडिसिन बनाऊंगा कि जिसे लगाने के बाद किसी को कोई भी दर्द नहीं होगा। ये सब कुछ देखते ही यहाँ पे मिंची को तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा होता है। अब इनके घर के बाहर ही हमें फेंग को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही थी कि मिंची ने जिन जहन के पार्टनर की बेटी को जो हिट किया है बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इस तरह से तो उनकी पार्टनरशिप भी तो ख़त्म हो सकती है। अब उसने जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी तो हो सकता है कि उसके बाद ही चिनजैन उससे हेट करने लगे। फेंग ऊपर ऊपर से सिंपैथी दिखाने के लिए आई गई थी, मन से तो यही देखना चाहती थी कि मिंची को ज़्यादा चोट आई भी है कि नहीं आई है।
जियाडिंग कह देते हैं कि आपको इनके लिए मेडिसिन लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे अंकल ने जो मेडिसिन अभी तक उनकी लॉन्च हुई ही नहीं है वो ऑलरेडी मिंची को लगा दी थी। ये सारी बातें ऊपर खड़ा चिनजैन भी सुन ही रहा था। अपने दिल की भुड़ास फाइनली निकाल ही लेती है कि ये जो तुमने अभी चिनजैन के लिए ट्रबल क्रिएट की है मिन के डिंग के साथ लड़ाई करके, क्या तुम्हें पता है कि वो उनकी फैमिली अपनी ही पार्टनरशिप चिनजैन के साथ ख़त्म भी कर सकती है। ये कह रही थी कि उसने जो मेरे साथ किया था मेरा रिवेंज लेना तो बनता ही था। बाकी जो भी मसाइल हैं मेरे उनसे कोई भी वास्ता नहीं है। ये भी उसे उसकी टक्कर का ही जवाब देती है। तो ये सुन के इससे पहले ही फैंग उसे थप्पड़ मारती, तभी ही चिनजैन आके रोक देता है कि ये सारे मेरे ही मामलात हैं, मेरी मर्जी है, मैं अपने तरीके से ही हैंडल करूंगा। अगर डिंग फैमिली मेरे साथ पार्टनरशिप खत्म करना चाहती है तो बिल्कुल कर सकती है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे तुम उनकी साइड लेने के लिए आई हो, क्या चाहती हो कि मैं आप लोगों के साथ भी पार्टनरशिप खत्म कर लूँ? वो तो आगे से कह देती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो जस्ट पहले ही वार्न कर रही थी। अब जो ही मेडिसिन जियाडिंग ने इसके ही पर्स में रख दी थी कि बाद में लगा देना, इसे आइडिया आता है। ये वही वाली मेडिसिन उठा के फिर वहाँ से सीधा ही एक बंदे के पास पहुँचती है जिसका नाम होता है लिन। उसे कहने लगी थी कि इस मेडिसिन में जो भी फार्मूला यूज़ हुआ है मुझे बस उसी के बारे में ही सारी डिटेल्स चाहिए। वो भी कह देता है कि आपका काम हो जाएगा, ऑलरेडी इसने रिश्वत वगैरह जो दे ही दी होती है। चिनजैन अपना जो भी न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है उसका नाम इसने मिंची रख दिया था कि जब उसे पता चलेगा तो वो कितना ज़्यादा खुश हो जाएगी ना। अब यहाँ पे जियांग डोंग का बंदा जो कि अब सब्जी लगाता है उसे ही लिन आके तंग करने लगा था। ये ऐसे ही लोगों से पैसे वसूल करने के लिए आ जाया करते हैं। इधर ही डिंग ने आके उसकी मदद कर दी थी। वो जियांग को पसंद करती थी तो कह देती है कि ये देखो उन्हीं मेडिसिन वाला फार्मूला ही देने लगी थी, ये अगर तुम अपनी चोट पे लगाओगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी तुम्हारी चोट। और स्पेशली कि ये काम इसे फैंग नहीं करने को बोला था। ऑब्वियसली सी बात है, इसे ये फार्मूला मिलता है और ये भागा भागा जियांग डोंग के पास आता है। उसे तो यही कहने लगा था कि ये मुझे कहीं से मिला था, आप प्रिस्क्रिप्शन देख लें, हो सकता है कि ये आपके काम आएगी, आप भी तो मेडिसिन वगैरह बनाते हैं ना। वो तो वाकई में खुश हो जाता है कि वाह ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ है, आज के दिन ही तुमने तो मुझे खुश कर दिया। अब इसे पता नहीं होता है कि ये तो वही फार्मूला है जो कि अपनी मेडिसिन में चिनजैन भी यूज़ कर रहा है। अब नेक्स्ट ये सीधा लू और मिंची से मिलने के लिए ही पहुंच आया था। उसे कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड डिंग ने तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी की है, तुम्हारे खिलाफ रूमर्स फैलाए हैं, मुझे उसके लिए बहुत ही बैड फील हो रहा है। मैं या तो एक अपॉलॉजी लेटर लिखना चाहता हूँ या फिर दूसरी चॉइस ये है कि मेरे साथ आज के दिन डिनर करने के लिए चलो, बाकी तुम जो कहोगी मैं वही कर लूँगा। अब अपॉलोजाई लेटर लिखने के बाद ये तो जाहिर सी बात है सबको ही पता चल जाना था कि डिंग ने जो हरकत की थी मीन कि वो इस सब में चिन फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। कह देती है कि ठीक है मैं तुम्हारे फैमिली डिनर में आने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। अब नेक्स्ट जैसे वो इसे अपनी मॉम एंड डैड से मिलवाने के लिए आता है तो सामने से इसकी मॉम को देख के एकदम सरप्राइज सी रह गई थी, क्योंकि एक्चुअली में यही होती हैं बायोलॉजिकल मॉम मिंची की। इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि कैसे मिंची की फैमिली हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। डैड ने स्पेशली कि खुद एक पेंटिंग अपनी बेटी के लिए संभाल के रखी थी कि जब इसकी शादी होगी तो मैं इसे गिफ्ट कर दूंगा, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। एक आदमी ने आके इससे वो वाली पेंटिंग मांगी ही थी कि मुझे दे दो, बट वो मना कर देते हैं कि ये मेरी बेटी के लिए, मैं तो हरगिज़ भी तुम्हें नहीं दूंगा। अब उसी पर्सन ने गुस्से में आके इनके घर में आग लगा दी थी और वो पेंटिंग भी चोरी करके वहाँ से चला ही गया था। इसी बीच ही इसके डैड की तो डेथ हो गई। अब मिंची को तो एक आदमी ने बचा लिया था और मॉम बस अपनी बेटी को ढूंढती ही रह गई थी। आज फाइनली ही मिंची की अपनी मोम से मुलाकात हो ही गई थी। अब पुरानी ही बातों को याद करके मोम तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती हैं कि मैंने अपने हस्बैंड को खो दिया था उस आग में। अब यहाँ पे तो जियांग डोंग ने फैसला कर लिया था कि मैं आपका रिवेंज उस बंदे से लेके रहूँगा, उसका पता चलाऊँगा कि वो कौन था जो कि पेंटिंग हासिल करना चाहता था। हमें पता चल ही जाना है कि जिसके पास ये पेंटिंग हुई, अब इसलिए सी बात है ये सारा किया धरा उसी बंदे का ही होना है। अब ये घर पे मिंची के आने का ही वेट कर रहा था। अब जैसे ही इसे चियान के थ्रू पता चलता है कि वो तो जियांग डोंग के यहाँ ही खाना खाने के लिए गई है, इसका जेलिसी के मारे बुरा हाल कि वो ऐसे कैसे जा सकती है।
जियांग डोंग की तो मिंची छोटी बहन ही निकलती है। खैर वो फिर भी खुशी हो रहा होता है कि चलो इसके क्लोज तो मैं रहूँगा, अब से मैं ही इसे प्रोटेक्ट करूँगा। मॉम को परेशानी हो रही थी कि कहीं वो जो चिन विलन है वो तुम्हें तंग तो नहीं करता है। अगर तुम हमारे घर में रहने के लिए आना चाहती हो तो बिल्कुल आ सकती हो, तुम्हारा वेलकम है। वो मना कर देती है कि नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है, वो तो बस रूमर से फैले हैं कि वो इतना ही बुरा इंसान है। असल में इतना भी बैड पर्सन नहीं है। जियांग डोंगी से घर ड्रॉप करने के लिए आया था। ये काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गई थी, अपना पर्स उसी की गाड़ी में ही भूल कर चली ही गई थी। सीधा ही पहुंचती है चिनचैन के रूम में। उसे तो इसे संभाली ही नहीं जा रही होती है, तो इसे उठा के इसके रूम में ही जाने लगा था। अगले दिन ब्रेकफास्ट इसने यहाँ पे मिंची के लिए प्रिपेयर कर दिया था, लेकिन वो तो इग्नोर करती हुई जियांग डोंग के पास ही जाने लगी थी। इस बात से तो यहाँ पे इसका गुस्से के मारे बुरा हाल कि ये मुझे इग्नोर कैसे कर सकती है। और आखिर को जियांग डोंग में इतनी भी क्या खास बात है कि जो मुझ में नहीं है। जियांग डोंग ने इनकी मूवी में इन्वेस्ट करने का फैसला कर ही लिया था। अब मिंची से भी कह देते हैं कि तुम्हें कोई हक नहीं है कि अपने बड़े भाई को इनकार करो। अब इसका पर्स जो उसके पास रह गया था वो भी उसे वापस कर ही देता है। यहाँ पे इसे मालूम हुआ था कि जो मेडिसिन्स जिस पे कि ये काम कर रहे थे उसका फार्मूला तो जियांग डोंग ने यूज़ कर लिया है और वो अपनी मेडिसिन्स को लॉन्च भी कर ही चुका है। ये तो बहुत ही ज़्यादा भड़का हुआ होता है कि जियांग डोंग मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। इसने खैर फिलहाल तो इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला कर ही लिया था कि ये फार्मूला उसके पास पहुंचा तो पहुंचा भी कैसे। मिंची पे शक नहीं करना चाहता था क्योंकि वो ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकती है। इसे तो उस पर पूरा पूरा ट्रस्ट था। हम बाद में देखते हैं कि कैसे जियाडिंग किचन के बाहर ही खड़ा मिंची को देख रहा है क्योंकि वो अंदर खाना बना रही थी। ये फौरन से उसे साइड पे करता हुआ उसकी मदद करने के लिए पहुंच आया होता है। अब यहाँ पे अभी जो उसका फार्मूला चोरी हुआ था उस बारे में इसे बिल्कुल भी नहीं बताया होता है। इसके क्लोज आने की कोशिश करता तो है ही सही, पर तभी जियाडिंग आके बोल देता है कि क्या खाना रेडी नहीं हुआ है, मैं कब से ही वेट कर रहा हूँ। ये फिर खाने की टेबल पे उससे पूछने ही लगा था कि वैसे जिया डोंग तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहा है। मैंने नोट किया है कि अब तो अक्सर ही तुम मुझसे मिलने के लिए जाया करती हो। ये आगे से स्माइल करने लगी थी कि इसका मतलब है कि इसे जेलसी हो रही है। खैर कह देती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस लू के काम के सिलसिले में ही गई थी। अब ये सुन के ही वो बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करता है कि चलो शुक्र है कि इनके बीच कुछ नहीं हो रहा है। खाना खाने के बाद ये तो टेबल पे ही सो गई थी। वो फिर से इसे उठा के इसके रूम में ही जाके ही सुलाने लगा था। अब मिंची से वो बात कब तक छुप के रह सकती थी। फाइनली इसे पता चल गया था कि जियांग डोंग ने ही फार्मूला यूज़ किया है चिनजैन की मेडिसिन का। वो तो ऑलरेडी देख चुकी थी कि वो वाली मेडिसिन तो इसने मुझे खुद भी लगाई थी। अब जैसे ही जियांग डोंग से बात करने के लिए आई होती है, फेंग इधर ही से लेके पहुंची हुई थी कि देख लेना, मुझे पता है कि ज़रूर मिंची ने ही जियांग डोंग को ये सब कुछ करने को ही बोला होना है। कसूर सारा इसका होता है, लेकिन ये अभी भी मिंची के खिलाफ ही चिनजैन को भड़काने में ही लगी होती है। जियांग डोंग तो भागा भागा अपनी बहन के कहने पे आ ही गया था। ये कह देती है कि उस रात मैं अपना पर्स तुम्हारी गाड़ी में भूल गई थी, उसी में ही चिनजैन की मेडिसिन का फार्मूला वगैरह भी था। सो क्या तुमने उसी का ही यूज़ किया है ना? ये बहुत ही गलत बात है। ये सुनते ही जियांग डोंग को बहुत ही बुरा लगने लगा था कि क्या तुम्हें अपने भाई पे ट्रस्ट नहीं है? मैंने वो फार्मूला चोरी नहीं किया था। तुम रात को ही तो अपना पर्स मेरी गाड़ी में भूल के गई थी और एक दिन में ही मैंने वो फार्मूला भी रेडी कर लिया और अपनी मेडिसिन्स को भी लॉन्च कर लिया। उससे पहले ही मेरी मेडिसिन्स लॉन्च हो चुकी हैं, समझी तुम? मैंने वो सब कुछ नहीं किया। अब ये चिनजैन की साइड ले रही थी तो इससे पूछ लेते हैं कि क्या तुम उसे पसंद करती हो कि जो उसकी खातिर ही मुझसे लड़ाई करने के लिए पहुंच आई। ये आगे से चुप कर जाती है। अब तभी ऊपर से चिनजैन की भी एंट्री हो ही गई थी। वो इससे पूछ लेता है कि वैसे एक बात तो बताओ कि वो फार्मूला तुम्हें कहाँ से मिला था? हालांकि वो तो मेरी मेडिसिन का ही था। अब ये भी सोच में ही पड़ गया था कि इसका मतलब है कि मेरे ही आदमी ने मुझे धोखा दिया है। वो भला उसे कहाँ से मिला होना है, इस बारे में तो मैं उससे पता चला के ही रहूंगा। बाद में ही चिनजैन से बात करने के लिए पहुंच आई होती है कि वैसे तुम्हें तो लगता होगा कि मैंने ही जियांग के साथ मिलके आपको धोखा देने की कोशिश की है। वो कह देता है कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मैं तुम पे पूरा पूरा ट्रस्ट करता हूँ। वैसे एक बात तो बताओ, वो जो जियांग तुमसे पूछ रहा था कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, तो उस बात का जवाब क्यों नहीं दिया था तुमने? ये कह देती है कि मैं कैसे जवाब देती, वैसे भी आप इस शहर के बहुत ज़्यादा हैंडसम एंड रिच पर्सन है, आपको तो कोई भी लड़की मिल सकती है। मैं कैसे कह देती कि मैं आपको पसंद करती हूँ? शायद कि आपके साथ होना मैं बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती हूँ। मैं आपके यहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसों की खातिर ही काम करने के लिए आई हूँ। ये तो नहीं, आपको निराश थोड़ी ना कर सकती हूँ कि आपको कह दूँ कि आपको पसंद करती हूँ और आप मुझे जॉब से निकाल दे। वो कहता है कि अच्छा, तो इस वक्त इसे सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब और पैसों की ही पड़ी हुई है।
मीन के मेरे इमोशंस का तो इस पे कोई भी असर नहीं हुआ। अब फाइनली इसे अपने उसी आदमी के थ्रू पता चल गया था कि ये फार्मूला तो डिंग ने ही इसे पकड़ाया था। इसे समझ आ जाती है कि ये किया धरा डिंग और फैंग का ही है। वो हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्रिएट करना चाहता है। चिनचैन भी सारी बातें सुनते सुनते पहुंच आया होता है। जियांग डोंग और चिनचैन दोनों ने ही मिलके उस बंदे को ढूंढने का फैसला कर ही लिया था कि जो मेडिसिन को देख के फार्मूले वगैरह बता देता है। इस यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि वो मेडिसिन कौन उसके पास लेके गया था। खैर इसे तो अपनी बहन के और अपनी मॉम के उस दुश्मन को भी ढूंढना ही था जिन्होंने कि उसकी फैमिली को डिस्ट्रक्ट करके रख दिया था। ये उससे पूछ लेता है कि वैसे वो जो तुमसे इतना ज़्यादा मिलने के लिए आया करती है, आखिर को तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। फाइनली ये बता ही देता है कि मिंची मेरी छोटी बहन है, उसकी फैमिली के साथ जो भी बुरे हालात हो चुके थे उस सब की डिटेल्स वगैरह इसने चिनचैन को बता ही दी थी। अब उसे ही मिंची के लिए बुरा लग रहा होता है कि इसने अपने डैड को खो दिया था और इवन के जो नेबर्स ने इसे पाला था ये तो उनका कर्ज चुकाने के लिए ही पैसों की से ज़रूरत थी और तभी इसके यहाँ जॉब करने के लिए भी आई। अब ये तो उसके लिए न्यू ड्रेसेस वगैरह भी बनवा ही रहा होता है। अब यहाँ पे अंकल से कहने लगा था कि क्या आप मेरा नाप ले सकते हैं और इशारा भी कर देता है कि आप नहीं बल्कि मिंची को ही बोलें कि यहाँ पे आके वो मेरी ये जो भी मेजरमेंट वगैरह है वो कर देगी। अब अंकल बहाना बनाने लगे थे कि मैं अपनी ग्लासेस साथ में नहीं लाया हूँ, मिंची क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगी। अब वो जैसे इसकी मेजरमेंट करने के लिए आती है तो इसी बीच दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी आ ही गए थे। ये गिरने ही वाली होती है कि वो उसे पकड़ लेता है और ये सीन देख के मिस्टर चैंग के हाथों से उनका बैग छूट ही गया था जिसमें कि उनकी ग्लासेस भी निकल आती हैं। अब उसे सारी समझ आ जाती है कि जानबूझ के ही इसने मिस्टर चैंग को ही बोला होना है कि मैं इसकी मेजरमेंट करूं। खैर खाना खाते हुए वो स्पेशली जो इसने इसके लिए केक प्रिपेयर किया था वो उसे बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है। अब ये तो उसका घर छोड़ के जाना चाहती थी कि अब मैं आपको ट्रबल में नहीं डालना चाहती हूँ, वैसे आप परेशान मत होना, मैं जियांग डोंग के यहाँ रुकने के लिए नहीं जाऊँगी बल्कि अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लूँगी। ये तो साफ मना कर देता है कि बिल्कुल भी नहीं, अभी जियाडिंग को तुम्हारी ज़रूरत है, उसे अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए, तुम ऐसे हमें छोड़ के नहीं जा सकती हो। इधर ही लीन साहब का बुरा हाल कि मुझे तो फैंग की मदद करनी ही नहीं चाहिए थी। अब देखो कि जियांग फैमिली एंड चिन फैमिली दोनों ही मेरी तलाश में है, अगर उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला तो पता नहीं मेरा क्या हशर नशर कर देंगे। जियाडिंग को जैसे ये पेंटिंग करना सिखा रही थी कि तभी ये सब कुछ देखते देखते ही चिनचैन आ जाता है। वो तो यहाँ पे बैठना चाहता था लेकिन ये मना कर रही होती है। तभी जियाडिंग को आइडिया आता है कि वैसे टीचर आपको मैंने कभी पेंटिंग करते हुए नहीं देखा था, क्यों ना एक कंपटीशन लगा लिया जाए, हम अंकल की ही पेंटिंग बनाते हैं, देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्यारी कौन बनाता है। अब यहाँ पे अंकल से कहने लगा था कि इस हुलिये में ना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, आप अपनी शर्ट उतार दें, हम आपकी एब्स वगैरह की ही पेंटिंग करेंगे। अब इसे तो उसकी तरफ देखा ही नहीं जा रहा होता, बहुत ही शाय फील कर रही थी। जियाडिंग ने तो बहुत ही अच्छी ड्राइंग वगैरह बना दी थी लेकिन इसने तो उसके कपड़े वगैरह ही साथ में ही ड्रॉ कर दिए होते हैं। वो पूछने लगा था कि ये सब क्या है, वो कह देती है कि मुझे तो आपकी फ़िक्र हो रही थी कि कहीं आपको ठंड ना लग जाए, इसलिए मैंने साथ में आपकी ड्रेस भी बनाई थी। वो कह देता है कि इसका मतलब है कि तुम्हें अभी तक पेंटिंग बनानी नहीं आई है, सो ये वाली ही अपनी वॉल पे लगाओगी और इसे देख देख के रोज़ाना बनाया करोगी। जब तक कि इसे कंप्लीट नहीं बना लेती हो तब तक कि ये मेरी वाली पेंटिंग तुम्हारे रूम की वॉल पे ही लटकी रहेगी, समझी तुम। अब जियांग डोंग की मॉम ने इसके लिए खाना वगैरह भी बना के भेजा ही था, मीन के मिंची के लिए, उनकी बेटी होती है ना, ये तो अपना सारा खाना चिनचैन से भी शेयर करने लगी थी जो कि उसे बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है। अब यहाँ पे उसे थोड़ी बहुत जेलसी तो होती है कि जियाडिंग के साथ ये कितना अच्छे से बिहेव करती है और मुझसे इतना ही हमेशा रूडली रूडली और दूर दूर ही रहती है। अब ये जियाडिंग को भी समझाने लगी थी कि हमेशा ही अपने अंकल की इज्जत किया करो, मैंने नोट किया कि तुम उनसे बदतमीजी भी कर जाते हो। और ये सारी बातें बाहर खड़ा जो कि हमारा हीरो सुन रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। पहले इतना खड़ूस और डेविल हुआ करता था बट इसकी पर्सनैलिटी चेंज होके रह गई थी, तो मिस्टर चैंग भी खुश हो रहे होते हैं कि चलो शुक्र है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की तो आई जिनकी वजह से कि ये खुद में बदलाव ला पाए हैं। अब रात को जियाडिंग से पूछने लगा था कि मैं इतना हैंडसम हूँ, रिच भी हूँ, तो आखिर को मिंची मेरी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो पा रही है, मुझे तुम ही खुद बताओ। वो कह देता है कि आपको ना उसे अपनी सिंसेरिटी दिखाने की ज़रूरत है, आप उसके लिए कुछ खाना वगैरह बनाए, हो सकता है कि उसे पसंद आएगा। अब ये सोचने लगा था कि कैसे मैं उसके लिए केक बनाऊंगा और वो कितना ज़्यादा खुश हो जाएगी ना।
ये तो जस्ट उसकी इमेजिनेशन ही होती है। फिर देखते हैं कि वो इसके पास खुद ही आके अपने लव की कन्फेशन कर रही है और दोनों ही साथ में बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। ये भी दिन दहाड़े बस ड्रीम ही देख रहा था। अब तभी ये चियान को देख के ही इसकी आँख खुल जाती है। उसने जो इन्वेस्टिगेशन करवाई थी इसलिए इनका पता चल ही गया था कि वो जो फार्मूले वगैरह बनाता है वो पर्सन कौन है। इसने तो उससे निमटने का अब पक्का पक्का फैसला कर ही लिया था। अब अपने ही कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह मिंची के यहाँ भिजवा देता है और उनकी स्मेल तो इसे बहुत ज़्यादा ही पसंद आई थी। अब जैसे इस ब्रांड का नाम देखती है कि मिंची, तो कहने लगी थी कि कहीं मुझे कुछ गलत फहमी तो नहीं हुई है कि इसने मेरे नाम से ये रखा हुआ है। चिनजैन इसके लिए केक बनाने की ट्राई तो करता ही है बट सारा कुछ ही उसने ख़राब करके रख दिया था। इवन के केक का बन भी जल ही गया था। ये तो उसे थैंक यू बोलने के लिए ही आई होती है कि देखें आपने जो मुझे प्रोडक्ट्स भेजे हैं उनकी खुशबू तो बहुत ज़्यादा ही प्यारी है, थैंक यू। जिनजैन तो इसके क्लोज आके यही कहने लगा था कि ये फ्रेग्रेंस बिल्कुल तुम्हारे टेस्ट के अकॉर्डिंग है। मिंची को नर्वस देख के ये तो फर्न से ही साइड पे हो गया था एंड जला हुआ केक काटने लगता है कि बाहर से ऐसा दिख रहा है, अंदर से तो एकदम सॉफ्ट होगा बट उसके अंदर से तो ऊपर वाले से भी ज़्यादा ही बुरा हाल था। शर्मिंदगी के मारे उसे फिर फेंक ही देता है। ये अब खुद ही केक बनाने का डिसाइड करती है। यहाँ पे जैसे ही इसकी हेल्प करने के लिए चिनजैन क्लोज आता है तब तो इसकी हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गई थी। इसी बीच ही वो वाला कफ लिंक नीचे गिर गया था। ये पूछ लेता है कि ये किस पर्सन का है, क्या तुम उसे बहुत ज़्यादा लाइक करती हो। तो ये कह देती है कि हाँ बिल्कुल, ये उसी बंदे का था जिसने फायर में से मिंची को निकाला था। अब वो इसका ही लाइफ सेवर था तो उससे रिलेटेड चीज़ को इसने संभाल कर ही रखा होता है। ये सुन के चिनचैन जेलिस तो हुआ था बट उसे फील नहीं कराता है। जैसे ही इसकी मदद करने आती है तो ये भी पीछे से आके खड़ा हो गया था कि हम मिलकर ही काम कर लेते हैं। फाइनली इनका केक रेडी हो ही गया था। वो तो इसके हाथ से ही लेके टेस्ट करने लगता है कि वाह ये तो बहुत ही मज़े का बना है। जिया डिंग के आते ही दोनों फौरन से ही साइड पे। थोड़ी देर के बाद ये जियांगी मिलने के लिए पहुंचा हुआ था कि मुझे अभी अभी लिन का मालूम हुआ है कि ना सिर्फ उसने चिन की मेडिसिन का फार्मूला बताया था बल्कि मिंची के डैड का कातिल भी वही है। इस सब में फैंग के डैड जिनका नाम क्या है जुआन, वो भी इन्वॉल्व ही नजर आ रहे हैं। बाकी उनसे कैसे निमटना है वो तो फिर सोच ही लेते हैं। मिंची ने अकेले में ही सब कुछ हैंडल करने का डिसाइड कर लिया था कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से जियांग और चिनजैन दोनों ही हार्म हो। रिवेंज मैंने लेना है तो वो अकेले में ही मैं ले लूंगी। चिनजैन कहता तो है कि ये क्या बात हुई, हम भी तो मदद करेंगे ना तुम्हारी, बट ये मना कर देती है कि ये मेरी फैमिली का मैटर है। आउटसाइडर्स को ऐसे कैसे इजाज़त दे दूँ कि मेरे सारे मामलात में दखल दें। आजमीन ने इसे आउटसाइडर बना दिया था। वो काफ़ी दुखी होता है। खैर फिर भी इसे मनाने की पूरी कोशिशें करता है कि ये मान ही जाए बट वो तो बिल्कुल भी इसके कहने में नहीं आने वाली थी। बार बार इसे इग्नोर ही किए जा रही होती है। असल बात ये थी कि चिनजैन इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन था। वो नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से वो किसी भी मुसीबत में पड़े। नेक्स्ट ही जिंगडोंग एक बहाने से इसे लेने के लिए पहुंचा हुआ था। बाकी किसी जगह पे अकेले ही जाने का कह के खुद तो साइड पे। इसे डर तो बहुत ही लग रहा था। अब पीछे से ही चिनजैन की आवाज़ सुन के रुक जाती है। वो अब इसके लिए आउटसाइडर बन के नहीं रहना चाहता था कि क्या तुम मुझे अपनी फैमिली बनाना पसंद करोगी। फाइनली अपने लव की कन्फेशन उसने मिंची से कर ही दी थी और एक प्रीटी सा नेकलेस भी गिफ्ट करता है कि उस बटन को छोड़ के ये अपनी नेक में डालना, ओके। वो भी इसे पसंद करती थी, इस बात का अंदाज़ा चिनचैन को तो हो ही गया था। अब फिर बाकी ऊपर तीनों की एंट्री हो जाती है जो कि आते ही इन्हें सरप्राइज देते हैं। इस कन्फेशन के पीछे इन तीनों का भी हाथ था। ये प्लानिंग का मशवरा जियांग ने ही जिन को दिया था। उन्हें ही साथ में हैप्पी देख के वो भी खुश हो रहे होते हैं। अब लिन और युआन से पेंटिंग कैसे निकालनी है और फिर स्पेशली के रिवेंज कैसे लेना है उसी की ही तैयारी करने लगे थे। उन्हें साथ में देख के जियांग लू को साइड पे लेके जलने को ही बोलता है कि हमें कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए। इनके जाते ही मिन इसे गुड नाइट कह के अपने रूम में आती तो है लेकिन ये भी पीछे पीछे से आ ही गया था कि आज के दिन इतने से काम नहीं बनेगा। अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन चुका हूँ, सेपरेट रूम में तो नहीं सोऊंगा। अब वो जो चाहता था मिन से उसे मिल ही गया था। मिन ने भी अपने रूम में उसे स्टे करने की इजाज़त दे ही दी थी। अगले दिन जैसे ही इसकी आंख खुलती है तो चिन वहाँ पे नहीं होता तो उसने अपना लाया नेकलेस तो इसे पहनाना बिल्कुल नहीं भूला था। खैर उसके पास आते ही वो मिन को अपने घर से चले जाने को ही बोल रहा होता है कि जियांग ने मुझे एक बार फिर से कंगाल करके रख दिया है, ज़रूर तुम भी उससे मिली हुई होगी। आखिर को बहन जो ठहरी उसकी, हमेशा ही तुम लोग मुझे धोखा ही देते रहते हो।
ये सब तो वो अपने असिस्टेंट जियान के सामने ही कह रहा होता है। वो जाके सीधा फैंग को बता देता है कि मिन को बॉस ने घर से निकाल दिया, अब आपका चांस बन सकता है। वो तो शुरू दिन से ही फैंग का चेला था। ये भी उसे कंसोल करने आ गई थी कि देखा, मैं ना कहती थी कि वो लड़की तुम्हारी साइड नहीं है, आज तुम्हारी हालत कैसे होके रह गई है। बट तुम टेंशन मत लो, मेरे डैड ने अगर हेल्प ना की तो तुम्हारी मैं उनसे चोरी वो जो पेंटिंग थी ना, जो कि आज के संभाल कर उन्होंने रखी हुई है, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो मेरी शादी पे मुझे गिफ्ट देंगे, वही मैं ला के तुम्हें दे दूंगी। उसके बेचने के बाद ही तुम्हारे हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। उसे ड्रंक देख के किस करना तो चाह रही थी, बट ये नहीं होने देता। बाद में मिस्टर चैंग की इसने अपनी ही ड्रेस चेंज करने का कह दिया था। आखिर को फैंग जो हाथ लगा के गई थी, माना कि वो ड्रंक था, इतना बेवकूफ़ नहीं था कि ऐसे ही खामखा में फैंग के क्लोज जाता। इसने जो मिंची के साथ फाइट की थी वो तो इनके प्लान में ही शामिल था। फैंग फाइनली डैड की पेंटिंग ले आई थी, जिसपे कि मिन की भी नज़र पड़ जाती है। वो तो अपना मुआवजा लेने के लिए ही चिन जैन के घर पे आई थी। ये तो उसे झूठ बोल देती है कि मेरी जल्दी चिन के साथ इंगेजमेंट होने वाली है, तुम तो उसे चीट करके जा चुकी थी ना। खैर, इसका मकसद था इस पेंटिंग को देख के अप्रूव करना। सो पता चल जाता है कि ये उसके डैड की ही पेंटिंग थी। ये अब फैंग के डैड मिस्टर युआन के पास आता है मदद के लिए, बट वो तो साफ मना कर देते हैं। खैर, एक बहाने से उनके क्लोज जाने की कोशिश जो कर रहा था। फैंग चिन जैन से शादी की ख्वाहिश का इजहार अपने डैड के सामने कर देती है, बट डैड बिल्कुल ही मना कर देते हैं कि इसके पास कुछ नहीं रहा है तो मैं तुम्हारा हाथ इसके हाथ में कैसे दे सकता हूँ। ये सुनते ही वो गुस्सा हो गई थी कि ये क्या बात कर रही हैं आप। दूसरी तरफ लिन को भी इन दोनों ने ढूंढ ही निकाला था। अब तो वैसे मिस्टर जुआन के खिलाफ ही इस्तेमाल करने वाले थे कि वो तुम्हारे साथ लॉयल नहीं है, हालांकि तुमने मेहनत करके उन्हें पेंटिंग ला के दी थी, मिन फैमिली से चोरी करके। देखो उन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ। खैर, अब उसे भी गुस्सा आ जाता है कि जुआन को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। डैड अपनी बेटी को गायब देख के जिन के पास आते हैं कि क्या तुमने मुझसे बदला लेने के लिए फैंग को किडनैप किया है। वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। खैर, बहुत तलाश करने के बाद उन्हें फैंग बुरी कंडीशन में मिली गई थी। अब लोग रूमर्स ना फैलाएं तो इसलिए ही मिस्टर जुआन फैंग की शादी चिन से करने को ही बोल रहे होते हैं। तैयार हो ही गए थे। इनका थोड़ा सा शक जियांग पे जाता है कि जरूर उसी ने ही बड़ी बेटी का मेरा ये हाल किया होना है। आखिर को वो एक कॉम्पिटिटर जो था, अब उसे सबक सिखाने का तो ये यहाँ पे फैसला कर ही चुके होते हैं। जुआन अपने आदमियों से कह के मिंची को ही फिर किडनैप करवा लेता है, क्योंकि इसे मालूम हो गया था कि मिंची जियांग की छोटी बहन है। फैंग की इंगेजमेंट का दिन आ ही गया था। मिन के पकड़े जाने का जैसे ही जिन को मालूम होता है तो वो उसे बचाने के लिए भाग ही जाता है। वहाँ पे जुआन के आदमियों से कहता है कि मुझे बॉस ने भेजा। आखिर को वो मेरे होने वाले फादर इन लॉ हैं, उनका कहना कैसे तुम लोग टाल सकते हो। इन्होंने तो मिंची को डरा के ही वहाँ पे रखा हुआ था। ये एक बहाने से उसके क्लोज जाके उसे यहाँ से छुड़वा लेता है। एंड फिर इतनी ही देर में चीन के आदमी उन गुंडों से निमटने के लिए पहुँच आए थे। अब हमें पता चलता है कि इसके प्लान में मिन भी शामिल थी। फाइनली युआन से निमटने का टाइम आ ही गया था। पहले तो उनके पड़े यहाँ के माल को ही आग लगा देते हैं। वो उसे उठा के वहाँ से जाने लगा था। आखिर को उसे चोट जो लगी थी। इधर पार्टी ही इंगेजमेंट में लोग बातें बनाने लगते हैं कि ग्रूम कहाँ गया। खैर, एक आदमी आके जुआन और फैंग दोनों को ही साइड पे लेके जाने लगा था कि आपके लिए ही चिनजैन ने सरप्राइज तैयार कर रखा है। सामने से वही पेंटिंग देख के डैड तो एकदम शॉक। जियांग तो कह देता है कि आपने इसी की वजह से ये एक बंदा मारा था ना, तो ये मुकर जाते हैं कि ये तो मेरी ही है। खैर, एविडेंसेस तो इनके पास थे ही सही, स्पेशली के विटनेस के तौर पे लिन मौजूद था। अब जो ये प्रूफ करते थे कि ये पेंटिंग मिन फैमिली की ही थी, अब ये तो यहाँ पे भी डिठाई दिखाने लगते हैं कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है कोई भी। तभी चिनसैन और मिंची की एंट्री होती है कि क्यों कोई कुछ नहीं कह सकता है आपको। इनके सर पे यहाँ पे बॉम्ब फूटता है कि मिंची तो मिन फैमिली से ही बिलोंग करती है और अपने डैड का ही बदला लेना चाहती है इनसे। फैंग को किसी और ने नहीं बल्कि लिन ने ही पहले किडनैप किया था, और तब डैड शक कर रहे थे कि जियांग ने किया। चिनजैन ने अब इनके सामने सारी की सारी पोलिंग खोली दी होती हैं। ऑफिसर तो यहाँ पे खुद ही जुआन को मर्डर के ही केस में पकड़ने के लिए आते हैं। ये अटैक करने ही वाले थे कि लिन इनको शूट कर देता है। इन्हें मारने के चक्कर में खुद भी वो साहब जेल ही जाने वाले थे। सबको निपटाने के बाद चिन और मिंची अब रिलीफ फील करते हैं। नेक्स्ट जैसे ही मिंची कोई बात करने के लिए आती है तो ये अब उसे शादी के लिए ही प्रपोज कर देता है। आगे से मिंची ने मना कर दिया था कि मेरा प्लान तो ये बिल्कुल नहीं था। फिर खुद ही रिंग निकाल के अब की बार वो चिनजैन को शादी के लिए प्रपोज करती है, तो वो भी उसकी टोन में ही कह देता है कि मेरा भी प्लान ये नहीं था।
खैर फिर इसे किस करने के बाद ही अपने वाली रिंग इसे पहना देता है। एंड देन मिंची ने भी फिर जो खुद उसके लिए रिंग लाई थी वो उसे पहना ही दी थी। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। इस तरह से अपने अपने प्रपोजल को लेके दोनों ही सेटिस्फाइड हो ही गए थे। शादी के बाद तो हर वक्त ही जिनसैन मिंची से ही चिपका रहता है। उससे तो बड़े ही लाड वगैरह जो किया करता है। अब अचानक ही एक कमांडर की एंट्री होती है। उसे देखते ही मिंची पहचान गई थी कि ये तो वही पर्सन है जिन्होंने मुझे आग से बचाया था। अब ये जेलिस फील करके अपनी वेडिंग रिंग उन्हें दिखाने लगा था और इसकी इस क्यूट सी जेलिसी को देख के मिंची तो स्माइल ही करने लगी थी। वो तो कुछ फंड्स की बात करने के लिए ही जिनसैन से मिलने के लिए आए थे। ये तो फ़ौरन से उनकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। इसके साथ साथ जियांग डोंग ने भी कुछ हिस्सा डालने का ही सोच लिया था। ये देख के सारे ही खुश हो रहे होते हैं। एंड देन इसी के साथ ही हमारे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।